नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीएड सेकेंड ईयर कोर्स ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम के पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मुख्य तौर पर वह रहेगा पाठ्यक्रम का परंपरावादी परिप्रेक्ष्य यानी कि ट्रेडिशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम। इससे पहले वाले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने समझा था कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है यानी मीनिंग ऑफ करिकुलम समझा था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो पाठ्यक्रम है वे एक दौड़ के मैदान के समान है, जिसमें दौड़ने वाला जो व्यक्ति है वह विद्यार्थी है। जहाँ पर वो पहुँचेगा यानी जो फिनिश लाइन है वो शिक्षा का उद्देश्य है, और जहाँ वह दौड़ रहा है वह पाठ्यक्रम है। मतलब पाठ्यक्रम क्या है? एक साधन है जो कि विद्यार्थी को या बालक को शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सहायता प्रदान करता है। क्या है? एक टूल है। पाठ्यक्रम क्या है? एक टूल है जो कि क्या करता है, जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, एजुकेशन के जो एम्स रखे गए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। तो पाठ्यक्रम एक बहुत व्यापक अवधारणा है। इस संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों के इस अवधारणा को लेकर यानी कि पाठ्यक्रम का जो मतलब है इसको लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है यानी हमारा जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, एमडीएससी यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर 4 पर्सपेक्टिव दे रखे हैं। ठीक है, उन 4 पर्सपेक्टिव्स में से आज हम बात करेंगे नॉलेज के ट्रेडिशनल अप्रोच की या ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव की, कि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के अनुसार यानी परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम मुख्य तौर पर क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा से कि डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। जो परंपरावादी लोग हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, वो पाठ्यक्रम को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो वो कहते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम को एक संकीर्ण अर्थ में देखा जाता है, बहुत ही छोटे रूप में देखा जाता है। यह मुख्य रूप से वह योजना या विषय वस्तु या कंटेंट है जो छात्रों को स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, जिसे संगठित ज्ञान की संचयी परंपरा यानी कम्युलेटिव ट्रेडिशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के रूप में पहचाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि द करिकुलम इज अ कंसेप्चुलाइज्ड इन अ नैरो सेंस। बहुत ही संकीर्ण या बहुत ही छोटे रूप में इसको देखा जाता है। कहाँ तक सीमित है बस ये? इट इज सीन एज अ प्री डिटरमाइंड प्लान ऑफ व्हाट स्टूडेंट शुड बी टॉट इन स्कूल्स। मतलब ये पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें स्कूल्स के अंदर क्या पढ़ाना है, ये पॉइंट्स पढ़ाने बस, और स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट मैटर। मतलब जो पुस्तक है यानी जो बुक पढ़ाई जानी है बस उसी तक सीमित रहता है, जो उसके अंदर लिखा हुआ है बस वहीं तक हम सीमित रहेंगे, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे। That represent the cumulative tradition of organized knowledge। ये वर्ड जो आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड क्या है? संगठित ज्ञान की संचयी परंपरा। मतलब जो ज्ञान हमारे पास है पहले से ही, जो हमारा संगठित ज्ञान है यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, बस हमें उसी को ही क्या करना है? बांटना है, उसी का ही संचयन करना है, उसका ही कम्युलेट करना है, उसको कम्युलेट करना है। ठीक है, बस यही अर्थ है इसका। संचित ज्ञान की मतलब का मतलब होता है, यह जो संगठित ज्ञान है इसका मतलब जो हमारे पास बुक होती है, नॉलेज को हमने क्या कर दिया? संगठित कर दिया। मतलब कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया, पाठों में डिवाइड कर दिया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं? बस उसको पढ़ाना ही उद्देश्य मात्र होता है। ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच के अनुसार पाठ्यक्रम ये है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसके विचारक कौन कौन से हैं या थिंकर कौन कौन से हैं। मतलब इस पूरी जो परंपरावादी विचारधारा है ये किसी ना किसी ने तो सोची होगी, है ना। तो वो किसने सोची है, क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो 2 ही विद्वान हैं जिनका नाम हमारे सामने आता है। पहला है राल्फ टायलर और दूसरा है हिल्डा टाबा। आपको इन दोनों को याद करना है, ठीक है। क्या है दो नाम? राल्फ टायलर
और हिल्डा डाबा। मेरे साथ बोलेंगे, राल्फ टायलर और हिल्डा डाबा। ये दो विद्वान हैं को प्रमुख परंपरावादी माना जाता है और इनका ये दृष्टिकोण 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर मध्य तक हावी रहा। मतलब जब इन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए मुख्य तौर पर जब पाठ्यक्रम बनाया तो ये सबसे पहला पाठ्यक्रम था, ये भी आप ध्यान दीजिए। मतलब स्कूली शिक्षा में एक सिस्टमेटिक वे को चलाने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया था इन्हीं लोगों ने उठाया था, जिसमें राल्फ टायलर और हिल्डा डाबा इन्होंने जो मॉडल्स दिए थे ये बहुत प्रचलित हुए और 20वीं सदी से लेकर मध्यकालीन तक बहुत ज़्यादा इनका क्या रहा, बोलबाला रहा कि इन्होंने बहुत अच्छा पाठ्यक्रम दिया है। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ा तो एक महान शिक्षाविद हैं जिनका नाम आप भी जानते ही होंगे, जिनका नाम है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने इसके ऊपर आलोचना करी, ये आलोचक के रूप में है ना। तो उन्होंने क्या कहा इस पूरी व्यवस्था के लिए, उन्होंने कहा कि ऊपर से और बाहर से थोपी गई व्यवस्था है ये। मतलब बाहर से टीचर थोपता है और बस बच्चे को क्या करना है, उसका अनुकरण करना है या फिर उसको क्या करना है, अपनाना है। वो कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। और उसकी कोई भावना का यहाँ पर ध्यान भी नहीं रखा जाता कि बच्चे का क्या बौद्धिक स्तर है, क्या भावना है, इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जहाँ छात्रों से केवल एक ही उम्मीद की जाती है कि वह आज्ञाकारी बने और जो टीचर उसको पढ़ा रहा है वो उसको सुने। राल्फ टायलर एंड हिल्डा डाबा आर कंसिडर्ड द की ट्रेडिशनलिस्ट whose foundational ideas dominated the curriculum field from the early to mid-20th century. John Dewey critically described this traditional model as being imposed from above and from outside, expecting students to docilely receive and memorize fixed answers. जो उनको याद करा दिया गया है वो ही वो सुनाएं और वो ही वो समझें, ये हमें उम्मीद की जाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, क्या क्या इसकी विशेषताएं, क्योंकि लिखने को आता है तो हमारे पास कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि पूरे पाठ्यक्रम में शिक्षक जो है वो मेन है। कि पारंपरिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक पूरी शिक्षण या जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र होता है। शिक्षक को समाज में एक प्रतिष्ठित रोल मॉडल और छात्रों को सीधे ज्ञान प्रसारित करने वाले एक मजबूत आधार के रूप में देखा जाता है। द टीचर इज द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये पूरी लर्निंग प्रोसेस का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या होता है, एक सेंटर होता है। टीचर को देखकर ही सब कुछ आगे किया जाता है एंड इज लुक्ड अपॉन एज अ हाईली रेपुटेड रोल मॉडल इन द कम्युनिटी एंड एन एंकर हु ट्रांसमिट नॉलेज टू दी स्टूडेंट्स। टीचर को क्या समझा जाता है, टीचर को समझा जाता है कि टीचर एक एंकर की तरह है। एंकर मतलब एक आधार की तरह है जो कि क्या करता है, नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। मतलब अपने से स्टूडेंट तक नॉलेज को ट्रांसमिट करने वाला जो टूल है वो कौन है, हमारा टीचर है। तो ये पूरा का पूरी जो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है या फिर आप इसको ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव कह लो, ये पूरी सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड। ओके, सेकंड फीचर क्या आता है इसका कि नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम का संकीर्ण अर्थ, बहुत ही छोटा अर्थ है। इसमें केवल और केवल उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या होता है, जो संगठित ज्ञान है, जो पहले का ज्ञान है, जो समाज के अंदर संस्कृति है, मूल्य है, वैल्यूज़ हैं, जो अच्छी आदतें, बस वो बच्चों को बताना। और जो सब्जेक्टिव है यानी मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, ये जो कोर सब्जेक्ट है इनकी नॉलेज देना बच्चों को। और वो भी कैसी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, जो पाठ्य पुस्तक के अंदर है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है बस वैसा का वैसा पढ़ाना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नॉलेज उस समय के लिए सही है या नहीं है, वो काम आ रही है या नहीं आ रही है, अगर पाठ्यक्रम में लिखा है तो कराना है, बस इस तरीके की विचारधारा रहती है। तो द करिकुलम इज डिफाइंड इन अ नैरो सेंस, इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज अ प्री डिटरमाइंड प्लान और सब्जेक्ट मैटर दैट रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव ट्रेडिशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये आपको याद कर लेना है, संगठित ज्ञान की संचयी परंपरा।
मतलब जो संगठित ज्ञान है उसको ही हमें क्या करना है, संचारित करना है, यानी उसी को ही हमें बताना है, और टीचर इसका एक माध्यम है। आगे आता है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। ये मुख्य ऑब्जेक्टिव है, ये आपको याद रखना है। जो पूरी ट्रेडिशनल अप्रोच है करिकुलम के रेफरेंस के अंदर, करिकुलम को लेकर, वो क्या है, वो बोलती है कि जितना भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, यानी हमारी जो भी आदतें हैं या जो भी हमारे कौशल हैं, तथ्य हैं या नैतिक मूल्य हैं, उनको बताना है बच्चों को, वो उनके अंदर डेवलप्ड होने चाहिए। द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट सोसाइटीज एक्यूमुलेटेड नॉलेज, स्किल्स, फैक्ट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल एंड सोशल कंडक्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगली पीढ़ी तक हमें क्या पहुंचाना है भाई, कौशलों को पहुंचाना है, तथ्यों को पहुंचाना है, नैतिक मूल्यों और सामाजिक आचरण के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पहुंचाना है। मतलब एक तरीके से हमें बच्चों के अंदर केवल और केवल जो हमारे कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं उनको बताना है, ठीक है, और जो किताबों में लिखा है वो याद करवाना है। ये है कहने का तात्पर्य। चौथी बात अगर हम करें तो यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता और एक रूपता। क्या है कि ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम आर मैच्ड बाय एज एंड एबिलिटी। कक्षा में छात्रों को उनकी आयु और योग्यता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। मतलब एक ही एज के और एक ही एबिलिटी के सारे बच्चे एक तरफ बैठेंगे, यानी कक्षा 6 में अगर 10 साल या 11 साल के बच्चे बैठने हैं तो सारे के सारे 10 या 11 साल के बच्चे बैठेंगे और सभी की बुद्धि को एक जैसा ही माना जाएगा, ये सब एक जैसे ही हैं, सब एक ही बुद्धि है। एंड दे आर टॉट द एग्जैक्ट सेम मटेरियल इन द एग्जैक्ट सेम टाइम फ्रेम विदाउट एनी इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। सभी छात्रों को एक ही समय सीमा में बिल्कुल एक जैसी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर कोई मंद बुद्धि का है, यानी उसकी स्लो सीखता है, वो चीज़ों को ग्रहण करता है, तो उसके लिए भी वही चीज़ है जैसा टीचर पढ़ा रहा है। और कोई फास्ट लर्नर है, यानी जो तीव्र बुद्धि का है, उसके लिए भी वही मतलब जो टीचिंग मेथड है या जो मटेरियल है वही पढ़ाना है। किसी के लिए कोई व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कुछ नहीं रखा जाएगा, सब समान है, सबको एक जैसे पढ़ाया जाएगा। और आपने ये देखा भी होगा आज के समय भी, ये 20वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, 20वीं सदी की बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच की, लेकिन आज भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, है ना। विद्यालयों में आज भी यही हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं समझा जा रहा, सभी को एक जैसे समझा जा रहा है। कोई मंद बुद्धि का है, कोई तीव्र बुद्धि का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो एक बुक है और इसमें सिलेबस है, बस सिलेबस को हमारे को कंप्लीट कराना है, यही एक ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन जब आप आज की NEP 2020 को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप जान पाएंगे कि जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, वो इससे कई गुना ज़्यादा ब्रॉड हैं, यानी बहुत ज़्यादा है ना। नैरो माइंडेड नहीं है, ये नैरो सेंस में काम करता है, वो ब्रॉड है, ठीक है। जब हम इस पे बात करेंगे तब आगे हम देखेंगे इसको। पांचवा जो इसका फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पैसिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब छात्रों की निष्क्रिय भूमिका इसके अंदर इनएक्टिव होता है बिल्कुल। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द टीचर। भाई जो स्टूडेंट है उससे क्या अपेक्षा की जाती है कि वो टीचर का आदर करे, चुपचाप बैठे, बिहेव अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस एंड मेमोराइज द कंटेंट। क्या करें भाई, टीचर की जो इच्छा है उसके अनुसार चले और जो टीचर याद कराना चाह रहा है उसको याद कर ले। जॉन डीवी क्रिटिकली डिस्क्राइब दिस एज बीइंग इम्पोज फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम आउटसाइड। जो मैंने पहले बात करी वो ये भी है, इसी कारण से, इसी चीज़ से कि टीचर जो है वही सर्वे सर्वा है, वो जो चाहेगा वो होगा और बच्चे केवल चुपचाप बैठ कर सुनेंगे, कोई प्रश्न नहीं करेगा। इसी कारण से क्या कहा उन्होंने कि थोपी गई व्यवस्था है ये, है ना, इम्पोज फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम आउटसाइड, वेयर स्टूडेंट्स डॉसली एंड ओबीडियंटली रिसीव फिक्स्ड आंसर्स। ठीक है, जो भी फिक्स्ड आंसर्स टीचर्स रटाते हैं उसको रटकर उनको जवाब देना है, तो आप बेस्ट हो। नहीं तो अगर कहीं भी आपने अगर मतलब अपने हिसाब से उत्तर दिया तो आप हो सकता है अच्छा या सही जवाब दे रहे हो, लेकिन वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो तो केवल जो उन्होंने सिखाया उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने 5 विशेषताएं पढ़ी। कौन कौन सी? ये शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है, पाठ्यक्रम का संकीर्ण अर्थ है,
सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करवाता है, समानता और एकरूपता पाई जाती है इसके अंदर, छात्रों की निष्क्रिय भूमिका होती है। तो ये 5 जो फीचर्स हैं वो आपको आपके दिमाग में रखने हैं परंपरावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में, यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है किसको लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, उसके संदर्भ में। अब थोड़ा सा इसके बारे में जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं कि जो परंपरावादी परिप्रेक्ष्य है इसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द ट्रेडिशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब हम उत्तर लिखते हैं तो अभी सबसे पहले हमने देखा परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ जो कि इम्पॉर्टेंट है, फिर इसकी विशेषताएं पढ़ ली, अब इसके गुण और दोष पढ़ लेते हैं। तो एक तरीके से हमारा एक उत्तर तैयार हो जाता है और हमारे दिमाग में जो परंपरावादी दृष्टिकोण है पाठ्यक्रम को लेकर वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले गुणों पर बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला गुण तो यही है कि इंस्ट्रक्शंस इन कोर सब्जेक्ट, मतलब क्या होता है कि मुख्य विषयों का मजबूत ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब उस समय के जो मुख्य विषय थे वो थे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस जैसे मुख्य विषयों में व्यवस्थित निर्देश प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर मिलता है, यानी इनका ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा समझा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये कराना चाहिए। सेकेंड है कि स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन, मतलब नियमित व्याख्यान होता है, लेक्चर डेली बेसिस पे होते हैं, फिर समय समय पे परीक्षाएं भी होती हैं, तो बच्चों के अंदर एक हैबिट बन जाती है, तो एक अनुशासन बन जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है। तो एक डिसिप्लिन बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। देखिए, हर एक बात के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी तरीके से जो पाठ्यक्रम का परंपरावादी दृष्टिकोण है, हो सकता है आपको इसके अंदर बहुत से दोष दिख रहे हों, लेकिन मैं आपको यहाँ रुक के बताना चाहूँगा कि परंपरावादी दृष्टिकोण सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड, जो इसके विचारक थे वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर इसको लॉन्च किया था, जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा के उद्देश्यों को बताया गया था। इससे क्या हुआ कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक फ्रेमवर्क मिल गया, यानी एक क्या मिल गया, एक स्ट्रक्चर मिल गया, एक फॉर्मेट मिल गया कि हमें इस लाइन में काम करना है। ठीक है, तो हमें इसको एकदम ही क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसके कुछ ना कुछ क्या है गुण भी हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। तीसरा जो गुण है वो है तीव्र अधिगम, यानी क्विक लर्निंग। क्या होता था कि ये कक्षा में सीखने का एक सक्रिय मोड प्रदान करता है, जिससे छात्र बहुत तेज़ी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई रोज़ लेक्चर हो रहे हैं, ठीक है, रोज़ उसी बुक पे काम हो रहा है और पता है कि इसके बाद ये टीचर पढ़ाएंगे, तो बच्चों को भी पता होता है कि ये टीचर पढ़ाएंगे, तो क्या होता है वो पहले से भी तैयारी कर कर आ जाता है। फिर टीचर उसी एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाते हैं, उसी की परीक्षा होती है, तो बच्चा कभी ना कभी कैसे ना कैसे सीख ही जाता है। ठीक है, चौथा है नैतिक व सामाजिक मूल्यों का हस्तांतरण, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़। ये बहुत मेन है ट्रेडिशनल में। समाज के नैतिक मानकों, सामाजिक आचरण और आवश्यक कौशलों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का ये सशक्त माध्यम है। ठीक है, पाठ्यक्रम का जो पूरा उद्देश्य है वो किस पर डिपेंडेड है कि भाई हमारे को जो परंपराएं हैं उनको बताना है, आगे तक बताना है। फिर है क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस, मतलब इसके तहत पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्वों की सटीक पहचान की जाती है और गुणवत्तापूर्ण निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि पाठ्यक्रम, मैंने वही कहा ना, फ्रेमवर्क पता चल गया था कि किस तरीके से काम करना है, पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करना है, क्या क्या होना चाहिए, ये पहले ही पता होता है, तो टीचर को भी एक सहायता मिलती है और वो क्वालिटी एनहांस करता है टीचिंग के अंदर। ठीक है, अब इसके जो दोष हैं थोड़ा सा उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला दोष क्या है इसका कि केवल क्या पर जोर, कैसे पर नहीं। फोकस ऑन कंटेंट नॉट मेथड, क्या पढ़ाना है इस पे बहुत जोर दिया जाता है, कैसे पढ़ाना है इस पर नहीं। इससे इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों को क्या जानकारी दी जा रही है, ना कि इस पर कि उसे कैसे या किस विधि से पढ़ाया जा रहा है। हमें कैसे ना कैसे बाय हुक एंड क्रुक क्या करना है, जो हमारे पास बुक दे रखी है उसको कंप्लीट करना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई छात्र सीख रहा है या नहीं सीख रहा। ठीक है, फिर है इग्नोरिंग स्टूडेंट्स नीड्स, छात्रों की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करना, मतलब छात्र क्या चाह रहे हैं, उनके क्या सीखना चाह रहे हैं, सामाजिक भावनाएं, जो भी उनकी
सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताएं, रुचियां हैं, या किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, किसी का ध्यान नहीं। एक बात केवल जो उद्देश्य बता दिया, क्या है उद्देश्य? जो परंपराएं हैं, जो मैनर्स हैं, वो सिखाने हैं बच्चों को, और जो बुक दे रखी है उसको क्या करना है? कंप्लीट कराना है। ठीक है। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का अभाव, यानी नो एडजस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल पेस। किसी छात्र से मतलब नहीं है कौन तीव्र बुद्धि का है, कौन मंद बुद्धि का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें टीचर जो है, टीचर को सेंटर में रखना है और टीचर जैसा करवाएगा वो काम करना है। ठीक है। और विषय वस्तु कंप्लीट होनी चाहिए। जो टेबल ऑफ कंटेंट है, जो हमारे पास पुस्तक है, वो पूरी होनी चाहिए। फिर है डाइवोर्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब रियल वर्ल्ड में ये हमारा रियल वर्ल्ड है, इसके अंदर क्या चल रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुस्तक के अंदर जो लिखा है वो हमें करवाना है, और वो रेलिवेंट है, प्रासंगिक है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, चलने दो। हमारे को तो क्या करना है, इस पुस्तक को याद कराना है बच्चों को, फिर एक परीक्षा लेनी है, फिर अच्छा सा एक रिजल्ट आना चाहिए। अगर उस परीक्षा में आप पास हो गए तो समझदार माने जाओगे, पढ़े लिखे माने जाओगे, और अगर फेल हो गए तो फेल हो गए, आप कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अभी भी है, लेकिन आज के समय में थोड़ा बहुत कुछ बदल चुका है, वो भी हम समझेंगे जब इसके सेकंड पर्सपेक्टिव पर चर्चा करेंगे। लास्ट एंड फाइनल है नो क्रिटिकल थिंकिंग। यह दृष्टिकोण छात्रों में समस्या समाधान, आलोचनात्मक व स्वतंत्र सोच के कौशल विकसित करने में पूरी तरह समर्थ है। आप सोचिए ना, कैसे विकसित कर देगा? अगर आप किसी को जो चीज़ पहले से ही है तय, संगठित ज्ञान का संचय परंपरा, संगठित ज्ञान की संचय परंपरा है ना, यही हमने देखा था कि जो पुस्तक है उसकी परिभाषा आपने करवा दी, उस पर आप उनके विचार नहीं ले रहे हैं, उनसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये इसके दोषों में है, उनमें थिंकिंग यानी विचार करने की क्षमता नहीं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ्यक्रम का परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उसके बारे में पढ़ा, अर्थ जाना इसका कि क्या अर्थ होता है। इसके जो विचारक हैं, जिसके अंदर राल्फ टायलर और हिल्डा, ये दोनों के दोनों आ रहे हैं। आलोचकों में जॉन डीवी की बात हमने देख ली। ठीक है, थोपी गई व्यवस्था है ये एक तरीके से। फिर हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, 5 विशेषताएं पढ़ ली। फिर इसके गुण और दोषों पर चर्चा करी। मेरे हिसाब से परंपरावादी दृष्टिकोण में इतना काफ़ी है। सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी कोई गलती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप निसंदेह तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।